गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 34 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती से ली गई है और इस वर्कशीट में हम निर्धनता एक चुनौती पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि निर्धनता का अर्थ क्या होता है, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है, गरीबी रेखा क्या होती है, किन व्यक्तियों को हम गरीब मानते हैं और गरीब व्यक्तियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत से गरीब लोगों को, जैसे सड़कों पे भीख मांगते हुए लोगों को देखा है, बच्चों को कूड़ा बीनते देखा है, लोगों को घरों में काम करते हुए देखा है, अनाथ बेसहारा लोगों को देखा है जो सड़कों पे सो रहे होते हैं, उनके पास घर नहीं होता। इस तरह के बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा गरीब है। अब गांव में जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर है जिसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं होती और वो दूसरों की खेतों में जाकर काम करता है। जब उसके पास खेती के समय पे मौसम होता है जब खेती का, तब उसके पास काम होता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, बेरोज़गार हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, ना अपने परिवार के लिए खाना जुटा पाता है। अब दैनिक मजदूरी करने वाले जो लोग रोज़ मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, अगर उनको रोज़ मजदूरी अगर मिल गई तो ठीक है, उनको पैसा मिल जाता है। अगर किसी दिन उनको मजदूरी नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता है, तो वो अपने घर का खर्च चलाने में असमर्थ होते हैं। इसी तरह से रिक्शा चालक है बेटा, रिक्शा चालक जो है अगर उसको सवारी मिल जाती है दिन में तो वो रिक्शा चलाकर पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भरता है, और अगर नहीं मिलती है सवारी तो वो क्या होगा, उसको कोई कमाई नहीं होगी और वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। कूड़ा बीनने वाले लोग हैं जो कूड़ा बीन के उसमें से चीज़ें निकाल कर बेच कर अपना खर्च चलाते हैं। इसी तरह से भिखारी हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं। अनाथ बेसहारा लोग हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, शहरों में झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो ये सब व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि इनके पास अपना रोज़गार नहीं होता है, ऐसा मजदूरी का ऐसा काम का साधन नहीं है कि इनको रोज़ पैसा मिल सके। ये बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही गरीबी वाली स्थिति में रहते हैं। अब बात करते हैं बेटा निर्धनता की। तो निर्धनता का अर्थ है भूखमरी और आश्रय का ना होना। यहाँ भूखमरी से हमारा मतलब है कि 2 समय की रोटी भी व्यक्ति ना जुटा पाए, उसको पौष्टिक भोजन ना मिल पाए। आश्रय का ना होना, घर नहीं है उसके पास रहने के लिए, जिस व्यक्ति के पास छत नहीं है, लोग आपने देखा है सड़कों पर सो रहे होते हैं, फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं और कोई जो बीमार व्यक्ति है वो इलाज नहीं करवा पाता तो हम उसको निर्धन मानेंगे। निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ पेयजल, अब स्वच्छ साफ जो है पीने का पानी भी उपलब्ध ना होना, सफाई सुविधाओं का अभाव होना, नियमित रोज़गार, परमानेंट कोई जॉब नहीं है कि डेली उसको काम मिल जाए, काम हो और उसको पैसे मिल सके व्यक्ति को, और न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव। जो गरीब व्यक्ति होते हैं बेटा वो ना तो स्कूल जा पाते, ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, उनको दूसरे लोगों से अलग भी रहना पड़ता है, समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जो उनके एटिकेट्स होते हैं, जो उनका व्यवहार होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है शिक्षा के अभाव के कारण, और इनमें असहायता की भावना के साथ इनको जीना पड़ता है कि लोगों से ना तो उनको खुद को सहायता मिल पाती है, ना वो अपनी सहायता खुद कर पाते हैं। इस भावना के साथ वो जीते हैं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। अब जो लोग होते हैं गरीब, उनके साथ आपने देखा होगा कि हर जगह पे बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है और कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं जीना चाहता। जैसे कोई बच्चा आपने देखा होगा खाना मांगने के लिए सड़कों पे घूम रहे होते हैं, ऐसे पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दे दो, भूख लगी है, और लोग उनको डांट के धुतकार कर भगा देते हैं। कोई भिखारी आ जाता, गंदे से कपड़े वाला आदमी कोई आ जाता दुकान में, होटल के बाहर, किसी दुकानों के बाहर, तो भी लोग उनको बहुत बुरे से डांट कर भगा देते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। अब अगर आपने देखा होगा कोई कूड़ा बीनने वाला है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई गंदे से कपड़े हैं, वो किसी बस में चढ़ जाए और अगर वो पैसा भी दे रहा हो तो तब भी लोग उसको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। अगर वो पास में किसी की सीट पे बैठना आ जाए तो उसे बहुत ही घिन मानते हैं लोग। आपने देखा होगा इस तरह से व्यक्तियों को। तो इसी तरह से जो गरीब व्यक्ति उनको बहुत ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं बेटा
आय और उपभोग के स्तर के साथ। जो गरीबी रेखा है, जो गरीब निर्धनता का स्तर है, उसको हम आय और उपभोग के स्तर के साथ पहले मापते थे। अब निर्धनता को जो है निरक्षरता का स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना, रोजगार के अवसरों की कमी होना, सुरक्षित पेय एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी होना आदि ऐसे अन्य सामाजिक सूचकों के द्वारा मापा जाता है कि अगर इन सब चीज़ों की कमी है तो ये व्यक्ति निर्धनता के माने जाएंगे, निर्धन माने जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन जो होता है बेटा, अपवर्जन का मतलब है अलग अलग हो जाना। अब सामाजिक अपवर्जन गरीब होने की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको दूसरे संपन्न लोगों से अलग रहना पड़ता है। उनको गरीब व्यक्तियों के साथ दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ता है और उनको बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में नहीं रहने दिया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जो गरीब व्यक्ति है वो एक चौल में ऐसे बस्ती उनकी अलग बसा दी जाती है, वहाँ रहते हैं, और अमीर व्यक्ति जो है बड़े बड़े घरों में अच्छे अच्छे सोसाइटी में रहते हैं। तो सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है। बेटा जो सामाजिक अपवर्जन है वो निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। कि जो निर्धनता है, सामाजिक अपवर्जन, जब लोग अलग रहते हैं संपन्न लोगों से, अमीर लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, तो ना तो निर्धन व्यक्तियों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना अच्छे विद्यालय उनको प्राप्त मिल पाते हैं, ना ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल पाती है, ना वो अपना इलाज करवा पाते हैं, ना ही उनको स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाता है, पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है, वो बीमार हो जाते हैं और उनको रोज़गार भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अब गरीब होने के कारण उनको सामाजिक अपवर्जन का सामना करना पड़ता है, जिससे वो निर्धन रह जाते हैं। अब इसके माध्यम से जो व्यक्ति या समूह है उन सबको उन सुविधाओं से अलग रहना पड़ता है जो संपन्न लोगों को मिलता है और जिनके उपभोग दूसरे लोग करते हैं। जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी सोसाइटी में अच्छा पानी आता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है, रहने की जगह अच्छी होती है, सफाई जो है वो अच्छी होती है। तो इन सब चीज़ों से जो है गरीब व्यक्तियों को दूर रहना पड़ता है। अब भारत में जाति व्यवस्था के कारण भी जो कुछ जाति के लोग हैं उनको समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया, उनको समान अवसर नहीं मिल पाए। आपने देखा होगा भारत में जो पहले ऊंची जाति नीची जाति इस तरह से जातियों में वर्ग जो समाज बटा हुआ था और नीची जाति के लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उनके साथ उनको गांव से जैसे अलग रखा जाता था, गांव में अलग उनके लिए जगह बना दी जाती थी कि नीची जाति के लोग यहाँ रहेंगे। उनको सारी सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। नीची जाति के जो बच्चे होते थे विद्यालय में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, डेस्क पे नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास से बाहर उनको बिठाया जाता था और उनको रोज़गार के अवसर भी नहीं मिलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा असुरक्षा। अब जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनको निर्धनता जो वो असुरक्षा का भी एक माप है। जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो असुरक्षित होते हैं हर तरह से। इसमें विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूह होते हैं, व्यक्ति जो विधवा हो गए, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, ये भी उसमें ही आ जाएंगे हमारे। इनको क्या होता है, ये या तो निर्धन बने रहते हैं क्योंकि इनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो एक संपन्न व्यक्ति को मिलती है, और या फिर आने वाले वर्षों में इनके निर्धन होने की संभावना रहती है। असुरक्षा का निर्धारण जो है परिसंपत्तियों के आधार पर कि कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है व्यक्ति के पास, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य कैसा है, रोजगार के अवसर हैं और जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है कि असुरक्षित, अगर ये सभी सुविधाएं किसी व्यक्ति के पास है तो वो सुरक्षित है, निर्धनता के स्तर पर नहीं जाएगा। अगर लेकिन इन सभी सुविधाओं का अभाव है तो असुरक्षित व्यक्ति माना जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों का के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना में बने रहना ही असुरक्षित है। अब जब ऐसी आपदाएं आ जाती है, भूकंप, सुनामी या फिर आतंकवाद है, बुरा समय आता है, लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, तो इन समय में जो गरीब व्यक्ति है वो ज़्यादा असुरक्षित होता है। क्योंकि बेटा देखो, जो अमीर व्यक्ति है वो तो फिर भी किसी न किसी तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा, संसाधनों को जुटा लेगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। अब जैसे ये कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय में क्या हुआ, लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, जो मजदूर थे उनका काम बंद हो गया, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग
थे वो हटा दिए गए। घरों में काम करने वाली बाई जैसे थी, महिलाएं जो काम करती थी लोगों के घरों में, उनको भी निकाल दिया गया उनकी जॉब से। तो अब उनके पास क्या हुआ, पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। तो उनके लिए अपना जो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया, अपना घर का खर्च चलाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना अपने बच्चों को, खुद को, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो अमीर व्यक्ति था, जिसके पास पैसे हैं अपने लिए, उसका वो अपने जो खर्चे आराम से चला पा रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से ही इतना धन उपलब्ध है कि वो ऐसी स्थिति में भी अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, अपने परिवार को खाना खिला सके। तो इसमें असुरक्षित जो है निर्धनता की, ऐसे व्यक्ति जो है निर्धनता में असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। अब बात करते हैं बेटा निर्धनता रेखा की, कि निर्धनता रेखा क्या होती है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है अगर उसकी आय और उपभोग का जो स्तर है उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अब अगर एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसके पास उतने आय नहीं है, उतना पैसा नहीं है, और उससे नीचे गिर जाए न्यूनतम स्तर से, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में, विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं बेटा हमारी, वो अलग अलग देशों में और अलग अलग समय पे अलग अलग रहती हैं। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो हम यहाँ पे खाद्य सामग्री से नापते हैं कि भाई मापा जाता है उसको कि कैलोरीज में, अगर एक व्यक्ति को इतनी कैलोरी मिल रही है खाने के लिए तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। या फिर एक व्यक्ति एक दिन में इतने रुपए कमाता है तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। और इसी तरह से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास बेटा कार नहीं है उस व्यक्ति को गरीब समझा जाता है। अगर व्यक्ति के पास कार है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर कार नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। हमारे देश में तो जो कार है वो किसका, हम सोचते हैं कि अमीर व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कार इस्तेमाल करता है। तो अलग अलग समय में अगर हम बात करें आज के टाइम की और भारत में ही पहले के समय की बात करें तो जो पैसे हैं वो उसका भी बहुत ज़्यादा स्तर में बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले हम 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में घर का खर्चा जो है लोग चला लेते थे। 5,000 रुपये अगर मान लो अब तो बहुत अच्छे से खर्चा चल जाता। लेकिन अब के समय में इतनी महंगाई हो गई है कि वो 5,000 रुपये बहुत ही कम पड़ जाते हैं हमारे खर्चा पूरा करने के लिए। तो इस तरह से जो काल, समय और स्थान के अनुसार जो निर्धनता रेखा है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, उसका मापन जो होता है वो अलग अलग हो जाता है समय और स्थान के अनुसार। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, और जो ये निर्धनता रेखा होती है ऐसी कोई लाइन नहीं खींची होती है बेटा, ये काल्पनिक रेखा होती है, हम इमेजिनरी लाइन है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप आना जाता है। और भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय हम जीवन निर्वाह के लिए जो खाद्य आवश्यकता है कि हमारे जीने के लिए हमें कितनी खाद्य आवश्यकता है, कितना भोजन चाहिए, कितना पौष्टिक आहार हमें ज़रूरी है, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि, इन सबको सम्मिलित किया जाता है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हुए। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान आधार पर किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। अब जो खाद्य आवश्यकता की बात करें तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय हम कुल कैलोरीज की बात करते हैं कि कितनी कैलोरी की आवश्यकता एक व्यक्ति को होगी। तो इसमें जो खाद्य वस्तुएं हैं हमारे, उसमें अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि, इन सबको मिलाकर एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं उस पर निर्धारित होते हैं निर्धनता रेखा का आकलन। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर जो कैलोरीज हैं वो बदलती रहती है। और भारत में जो कितनी कैलोरी चाहिए होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हम मानते हैं कि 2400 कैलोरी एक व्यक्ति को हर रोज़ मिलनी चाहिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, के हर व्यक्ति को रोज़ 2100 कैलोरी मिले खाने में, पौष्टिक भोजन में। अब बेटा ये देखो, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दोनों में अलग है। शहरी क्षेत्र में और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की बात कही गई है। क्योंकि बेटा जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें जो गांव के लोग होते हैं उनको मेहनत का काम करना पड़ता है, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो व्यक्ति होता है मशीनों से काम करता है, शहरों में मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनको मेहनत का काम कम करना पड़ता है, इसलिए ये जो कैलोरी की मात्रा है वो अलग अलग रखी गई है निर्धनता के निर्धारण में। अब आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं।
तो इसका आंसर होगा बेटा हमारा निर्धनता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, भूखमरी, आश्रय की कमी, नियमित आय का अभाव, कुपोषणता, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, निरक्षरता, स्वच्छ पेयजल का अभाव। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, निर्धनता से लोगों का जीवन निम्न प्रकार से प्रभावित होता है। पहला, निरक्षरता के कारण माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। निर्धनता के कारण व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। थर्ड है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी तथा कुपोषणता हो जाती है। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता के अभाव में बीमारियां बढ़ती हैं। फिफ्थ, पैसा ना होने के कारण बीमार व्यक्तियों का इलाज नहीं हो पाता है। और सिक्स्थ है कि निर्धनता के कारण गरीब व्यक्तियों को बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे बेटा, सामाजिक अपवर्जन की अवधारणा के अनुसार निर्धन व्यक्तियों को उनकी गरीबी के कारण समाज के संपन्न वर्ग से अलग दूसरे गरीब व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है, जिस कारण उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल और लाभ और अवसरों से वंचित रहना पड़ता है, जो संपन्न वर्ग के लोगों को मिलती हैं। इसी कारण ये और गरीब हो जाते हैं और इसी प्रकार गरीब होने के कारण इनको सामाजिक अपवर्जन का सामना करना पड़ता है और सामाजिक अपवर्जन के कारण उन्हें सभी सुविधाओं के अभाव में परिणाम स्वरूप निर्धनता का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निर्धनता रेखा का निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे बेटा, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, आय तथा उपभोग का स्तर। दूसरा, जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति होना। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। थर्ड है बेटा हमारा, कपड़े, जूते तथा अन्य मूल आवश्यकताओं का पूरा होना। फोर्थ, ईंधन तथा प्रकाश की सुविधा की उपलब्धता। फिफ्थ, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता। और सिक्स है हमारा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। तो इस आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे, निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है क्योंकि निर्धनता के कारण गरीब वर्ग को सामाजिक अपवर्जन का सामना करना पड़ता है और अमीर और गरीब वर्ग में असमानता बढ़ती जाती है, जो निर्धन वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा लाती है और इस कारण इन्हें शिक्षा और रोजगार संबंधी, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी और समाज में भेदभाव संबंधी आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए ताकि निर्धन वर्ग को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।